तो दो बात हम लोग क्लियर किए ना बाबू। पहला क्लियर किया है, इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या है, ध्यान। और कल हम लोग जो क्लियर किया था वो था इलेक्ट्रॉन कक्षा की ऊर्जा। और ये सारा एक्सपेरिमेंट किस एटम के लिए किया था? कोई इलेक्ट्रॉन बोला क्या? हम बोल रहे हैं किस एटम के लिए किया। हाँ, गलती हो ही जाता। हाँ बाबू, तो बोलता हाइड्रोजन परमाणु के लिए किया था ना। हाइड्रोजन परमाणु क्यों कर रहे थे बाबू हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये सब काम? क्योंकि सर हाइड्रोजन एटम के लिए Z को परिभाषित करना ज्यादा आसान है। प्रोटॉन की संख्या को हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि एक होगा। बोलोगे सर बाकियों के लिए 2 3 4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो एक है ना, ये एक का आंकड़ा मेरे कैलकुलेशन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। Z बराबर 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर है तो 1 है, 1 का क्यूब अगर बन भी गया तो 1 ही रहने वाला है। सही है। तो इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या निकल कर आया था? R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e z। यही है क्या बाबू? ई स्क्वायर है ना? अच्छा, सिर्फ ई स्क्वायर। अभी ठीक है। जेड जेड ऐसी है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर और जेड। ठीक। और यहां से हम लोग क्या किए थे? आर बराबर एन स्क्वायर, और जेड तो एक है। वैल्यू क्या बचा था बाबू यहां पर? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर रहने दिया था। और इसी का वैल्यू कितना पता चला था बाबू? सेवा समाप्त। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, n बराबर 1 2 3 करके हम लोग z को भी अंदर ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n बराबर पहली कक्षा, फिर n बराबर 2 लगा देंगे तो दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा की त्रिज्या यानी नाभिक से पहली कक्षा की दूरी, ये प्लस नाभिक हो गया बाबू, और ये पहली कक्षा हुई। ये दूरी n बराबर 1 के लिए। उसके बाद दूसरी कक्षा बनानी है तो नाभिक से ये वाली दूरी, फिर तीसरी कक्षा बनानी है, नाभिक से ये तीसरी वाली दूरी। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाले थे सभी का। सही है ना? और वो हम लोग जो वैल्यू निकाले थे वो R1 के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। इस वैल्यू को अगर हम R1 बोले तो R1 का वैल्यू निकल कर आया था 0, n बराबर 1 रखोगे ना तो वैल्यू निकल कर आया था 0.529 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर, है ना? तो जब दूसरी कक्षा का निकालते हैं ये 4 हो जाता है ना, तो वो निकल कर आया था 4 इंटू R1। तीसरी कक्षा के लिए 9 हो जाता है तो आया था 9 इंटू R1। चौथी कक्षा के लिए 16 इंटू R1। ऐसी कुछ आ रहा था ना वैल्यू। ये निकल गया था क्या? त्रिज्या। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ रही है। कल के केस में जब हम लोग बना रहे थे, कल क्या निकाले थे हम लोग? ऊर्जा निकाल रहे थे, कल एनर्जी निकाले थे। और पहली कक्षा की एनर्जी क्या निकल कर आई थी बाबू? -1312 किलो जूल प्रति मोल। सही बोल रहे हैं क्या? दूसरी कक्षा के लिए वैल्यू निकल कर आया था। पहले तो हमको ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ भाई, क्या निकल कर आया? ई बराबर क्या था बाबू? ई एन, यानी एनवी कक्षा की ऊर्जा, यही निकल कर आया था ना। यहीं पे कर दे, माइनस का 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो? एम भी है यहाँ, एम है, आप एम गायब कर दिए। देखिए तो हो गया बाबू। अब ये रिजल्ट था एनर्जी का। और इस एनर्जी के लिए हम लोग देखो कौन कौन सा कांस्टेंट है? पाई कांस्टेंट है 3.14, जेड हो गया प्रोटॉन की संख्या जो नाभिक में होगी। किसी एटम के लिए ये वैल्यू भी फिक्स होता है, और हाइड्रोजन एटम पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड का मान 1 होगा, वैल्यू ये भी फिक्स बन गया। ई जो होता है वो आवेश है, किसका? प्रोटॉन का। एम क्या है? मास, किसका? इलेक्ट्रॉन का। एन क्या है बाबू? कक्षा की संख्या।
कौन सी कक्षा में है, इसी को हम लोग साइड कर देंगे। h क्या है, प्लांक स्थिरांक, इसको भी अंदर रखेंगे। तो जो रिजल्ट बनकर निकलता है हम लोगों के पास En का वो क्या निकल कर आता है, माइनस का ऊपर में हो गया 1312 और नीचे हो जाएगा n² किलो जूल प्रति मोल। n² मतलब ये पूरा वैल्यू जो है, सही बोल रहे हैं क्या, इसके जगह पर हम कितना रख दिए थे वैल्यू, 1312 किलो जूल प्रति मोल। हम नहीं रखा, किताब में कैलकुलेशन दिया हुआ था, रिजल्ट वही लग दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर पहली कक्षा के लिए तो n बराबर 1, तो पहली कक्षा की ऊर्जा क्या निकल कर आई, यहाँ देखो -1312 हो गया और n के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया इतना किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ से सिंपल सा माइनस का 1312 किलो जूल प्रति मोल निकल गया, खत्म। दूसरी कक्षा n बराबर 2 के लिए एनर्जी नंबर 2 E2 निकलेगा, कितना निकला बाबू, वही माइनस का 1312 और नीचे, तो बाबू इस 1312 को हम क्या बोल दिए, E1 से डिनोट कर दो ताकि एक रिलेशन बन सके। तो हम बोला माइनस का E1 और 2 का स्क्वायर 4, इतना किलो जूल प्रति मोल। उसी तरीके से बाबू E3 भी हो गया, माइनस का 1312 और बटे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये हो जाएगा माइनस का E1 अपॉन 3 का हो जाएगा 9 किलो जूल प्रति मोल। फिर हम बोला कि अब देखो घट रहा है, अगर माइनस को हटा दो थोड़ा देर के लिए कि माइनस नहीं है, तो ये वैल्यू कुछ ऐसा है कि 1/2 है, उसके बाद 1/3 है, उसके बाद 1/4 है, उसके बाद 1/5 है। तो ये सबसे हाई वैल्यू है और ये सबसे लो वैल्यू है, लेकिन सबसे हाई वैल्यू को आगे अगर माइनस लगा दो तो सबसे बड़ा कर्जा बन जाएगा वो, तो ये सबसे छोटा वैल्यू हो गया। और जैसे जैसे जो सबसे लो वैल्यू है उसके आगे माइनस लगाओ तो सबसे छोटा कर्जा हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप ऊर्जा स्तर बढ़ाते हो, पहली कक्षा की ऊर्जा से दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज्यादा बड़ी है, दूसरी से तीसरी की ऊर्जा ज्यादा बड़ी है, और वैसे ही करते करते सातवीं की ऊर्जा और भी ज्यादा बड़ी होगी। अगर ये 0.5 है तो ये 0.4, 3, 2 ऐसे घटते हुए 0.000 होते हुए अंत में जो इलेक्ट्रॉन एटम से पूर्णतः मुक्त होगा उसका हमको एनर्जी पता चल चुका है, वो लगभग शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, लगभग शून्य होगा, है ना। ऐसे लिखवाए थे ना नेगेटिव के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, तो हम आपको वहां पर 3 पॉइंट में लिखवाया था, शायद 3 बिंदु करके उसमें हम आपको लिखवा दिया था, सही है ना। ऊर्जा मिल चुका है। आज हम लोग ढूंढेंगे किसको, वेग को ढूंढेंगे कि किस वेग से वो गति कर रहा है। और ऊर्जा के लिए हम एक और बात किया था बाबू, ऊर्जा जो है वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। और सम्मिलित रूप का मतलब आप ये मत मान लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया गया, बल्कि आप ये मानेंगे कि उस स्थितिज ऊर्जा के वजह से गतिज ऊर्जा बन रही है। इसीलिए आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा में माइनस लगाया गया है और गति में धीरे धीरे उसको प्लस दिखलाया गया है, सही है ना। अब हम आगे टॉपिक लगाएंगे, टॉपिक आप लोग भी लगा लीजिए। कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग, हेडिंग लगा लीजिएगा, कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, पहला दिन जो रेडियस का बात किए थे, तो एक बार रेडियस वाला आप देख लीजिए बाबू, रेडियस वाला डेरिवेशन एक बार देख लीजिए, एक बार रेडियस वाला देख लीजिए बाबू। रेडियस वाला देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ना कि जब तुम देखते हो वहां पर कि हम आकर्षण बल यानी अभिकेंद्र और अपकेंद्र को बराबर कर रहे हैं, तो वहीं पर v भी निकल कर आता है, ध्यान दिए हो। जहां पर हम किए थे ऐसा ZE² बटे R² बराबर mv² बटे R। अभी से क्वेश्चन देखो, अभी से जहां तक क्लियर हो पाए बस, क्या है ये अभिकेंद्र और ये क्या है बाबू अपकेंद्र। ठीक, ऑन किए इसको हम, हाँ तो इसको हम ऐसा लिख दें, देखो बाबू ध्यान से, इस R से एक R कैंसिल, हमको क्या चाहिए यहां पर V, तो हम यहां पे देखो V निकाल पा रहे हैं कि नहीं। इसको अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा Z
ई स्क्वायर बटे एम भी आर भी एक जगह, और इधर कौन बच गया, वी स्क्वायर। और ध्यान से वी स्क्वायर बराबर हम ऐसे लिख देते हैं एक तरफ जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, वेग मिल गया। बट ऐसे थोड़ी ना होगा, वेग में त्रिज्या भी चाहिए। देख लो बाबू, z जो है किसी एटम के लिए z क्या होता है, z क्या बता रहा है, प्रोटॉन की संख्या। और ध्यान से यार, हड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या वही है ना z। क्या ये फिक्स वैल्यू है, यस। e जो है वो आवेश है, क्या वो भी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। m द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स वैल्यू है। r जो है त्रिज्या, हर कक्षा के लिए अलग अलग होगा, सही है ना। तो क्यों ना हम r का फॉर्मूला ही रख दें यहां पर। r का फॉर्मूला क्या है, r बराबर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड, सही है ना। इस r के मान को यहां ले जाकर रख दो, तब क्या होगा, r इज इक्वल, यहां देखो n, सॉरी r क्यों होगा, r थोड़ी ना, वी स्क्वायर ना बाबू, वी स्क्वायर इज इक्वल, जेड रहेगा बाबू, ई स्क्वायर भी रहेगा अपॉन एम भी रहेगा। और अब हम इस r को रिप्लेस करेंगे इनसे, तो r के जगह पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये वाला 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड लगा दिया। तीसरा वाला वैल्यू कहां चलाएगा, ऊपर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल जेड ई स्क्वायर इनटू ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर साथ में जेड डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कुछ कट भी रहा है, नहीं, क्या हुआ, एम कट रहा है, ठीक। तो m से m कट गया, तो वी स्क्वायर बराबर मिल रहा है बाबू जेड स्क्वायर, ई पर पावर मिल गया 4 और साथ में 4 भी है, पाई का स्क्वायर भी है, और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और एच स्क्वायर भी है, ठीक है। यहां तक सिर्फ v निकालेंगे क्योंकि हमको वेग चाहिए, वेग का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये रूट जाएगा z पर पावर सॉरी 2 e पर पावर 4 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। उन लोगों के लिए हमको अफसोस है बाबू, 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे, जो लोग मैथ इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो मैथ है, बायो ले लिए, बायो लेना विषय पसंद है तो ले लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए बायो लिए हैं कि मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, मजा आएगा। अभी देखो ना, 2 मिनट का है, सेकंड नहीं 2 मिनट रखेंगे आराम से। हर साल हमको मिलते हैं ऐसे लोग, मैथ बहुत भारी होता है। तो अब बहुत अच्छे अच्छे लोग समझाते हैं कि अगर मैथ आपको साइंस में भारी लगता है तो आप क्या करें, बायो ले लें, तो ले लो बायो, मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। कहाँ मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ मैथ, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, पता चला बाद में अच्छा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो v बराबर जेड स्क्वायर का मतलब एक जेड बाहर हो गया, E4 का मतलब है ई स्क्वायर बाहर हो गया, 4 का मतलब 2 बाहर हो गया, पाई स्क्वायर का मतलब पाई और साथ ही NH। तो वैल्यू देखो भाई क्या क्या बाहर हो गए, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एच, फिक्स को एक जगह कर दो, अब 1/n को साइड कर दो। क्यों कर दिए 1/n को साइड, क्योंकि सर ये हर कक्षा के हिसाब से चेंज होगा जैसे अब तक हम लोग करते आए हैं, बाकी वैल्यू ऐसे ही रहेगा। तो ये मेरा रिजल्ट है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में मौजूद कोई इलेक्ट्रॉन किस वेग से मूव कर रहा है, पहले वो निकालते हैं। तो हाइड्रोजन, ये फिक्स हो गया, ये मर गया, मतलब रिजल्ट निकल गया वेग का। हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर 1, मतलब पहली कक्षा। अब यहां इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है भाई, तो v भी हो जाएगा 1 इज इक्वल, पहली कक्षा के लिए वेग 1, 2 पाई जेड ए स्क्वायर एच भी रहेगा और n बराबर 1 हो जाएगा, तो 1/1 इंटू 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एच। यस बाबू, यही मिलेगा ना v1 का वैल्यू। रिजल्ट निकाल रहे हैं, 1 मिनट सुझाने दो इन लोग को।
बाय बाबू, बाय बाय, बढ़े आगे। अब यही चीज हम दूसरी कक्षा के लिए अगर करें, हाँ दूसरी कक्षा के लिए, तो n बराबर 2 हो जाएगा, तो उसके लिए बनेगा v2, और v2 बराबर यहां से 1/n, n के जगह पे 2 आ गया, बाकी पूरा वैल्यू यही रहेगा। और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है बाबू, v1 के, तो लिख दें v1, तो v2 बराबर हो जाएगा v1/2। क्या ये v1 से कम हो गया ना? दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो पहली कक्षा की तुलना में आधा हो जाएगा। चलो तीसरी कक्षा का निकालो, हर बार कुछ नया। कल एनर्जी निकाले तो कितना बड़ा रिजल्ट मिला, देखे, वैसे ही आज वेग निकाल रहे हो तो फिर कुछ नया मिल रहा है। देखो n3, तो ये बना v3 बराबर हो गया 1/n, और ये पूरा वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, v1 के बराबर। तो ये और कम मिल गया बाबू, देखो ना, v1/3। तीसरे कक्षा का वेग, आ रहे बाबू, तीसरे कक्षा का वेग पहले का और आधा है, और कम है। यानी जैसे जैसे कक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग भी घटता चला जा रहा है।